India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ कानून की खबर के साथ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधान, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल कराना और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाइड करने का प्रावधान शामिल है, पर फिलहाल अमल में नहीं किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासनों को रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी और कोर्ट इस मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई करेगा। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषदों और राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्ति सुनवाई के दौरान संशोधित प्रावधानों के अनुसार गैर मुसलमानों को केंद्रीय वक्फ परिषदों और राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि वक्फ की स्थिति अधिसूचना या पंजीकरण द्वारा घोषित वक्फ, जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल है, वो अगली सुनवाई की तारीख तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता इसके बाद 5 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिसमें अंतरिम आदेश पर फैसला लिया जाएगा। अदालत ने संशोधनों के बारे में कुछ चिंताएं जताने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि बुधवार को कोर्ट आदेश पारित करने ही वाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा है कि आपने जो सवाल पूछा उस पर रात हमने काम किया, लेकिन ये ऐसा सवाल नहीं है जिसे कोई सेक्शन को देखकर उस पर फैसला ले लिया जाए। बता दें कि इसके ऊपर पूरे कानून और इतिहास को देखना होगा। एसजी ने अपनी दलीलों में कहा है कि कई लाख सुझाव पर गौर करने के बाद ये कानून पारित किया गया और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट से हमारा यह आग्रह है कि हमें इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए। एसजी ने कहा कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र को लेकर सवाल पूछा था और अगर आप वक्फ बाय यूज़र को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप पहले उस पर हमारा पक्ष सुने। सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई प्रभावित करे, बस हम चाहते हैं कि दूसरा पक्ष भी प्रभावित ना हो। सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कानून के पूर्व की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव हो। आप इस बात का भरोसा दीजिए कि आप संशोधित कानून के मुताबिक नई नियुक्ति नहीं करेंगे। एसजी ने कहा है कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, मेरी इस बात को रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश लिखवाते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि वे अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति होगी। वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या आदेश के लिए वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या आदेश के लिए वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही
केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी और कोर्ट इस मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्डरों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिए में कहा है कि घर खरीदारों को बिल्डरों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा फ्लैट खरीदारों के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों ने अपने बैनर में कोई अपमानजनक भाषा का नहीं इस्तेमाल किया था और ये उनके शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा था। पीठ ने यह भी कहा कि घर खरीदारों के रूप में उपभोक्ताओं को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, जैसे कि बिल्डरों को व्यावसायिक भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मामला मुंबई में एक रियल एस्टेट डेवलपर MSA सुरती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुछ घर खरीदारों के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले से उत्पन्न हुआ था। डेवलपर ने आरोप लगाया था कि घर खरीदारों ने हिंदी और अंग्रेजी में बैनर लगाए थे जिसमें बिल्डर के खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए गए थे। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2016 में मानहानि के मामले में समन जारी किया था। सत्र न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के बाद में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर खरीदारों द्वारा लगाए गए बैनर में कोई अश्लील या असंयमित भाषा नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाषा संचार का एक माध्यम है और पोस्टर केवल उन शिकायतों को उजागर करते हैं जो कि सामना कर रहे हैं और जो वे सामना कर रहे थे और भाषा घर के मालिकों द्वारा सावधानी से चुनी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या भाषा का उपयोग सीमा से अधिक था। कोर्ट ने कहा है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार पर चर्चा की है और ये विरोध शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया था, इसीलिए लक्ष्मण रेखा पार नहीं की गई थी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। साथ ही शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक उपभोक्ता का अधिकार है, जैसे बिल्डर को व्यावसायिक भाषण का स्वतंत्रता का अधिकार है, इसीलिए घर मालिकों के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में बता दें आपको कि कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। जिन शिक्षकों की नियुक्तियां 2016 में अनियमितताओं के कारण रद्द की गई थी, लेकिन वे निर्दोष पाए गए थे और उन्हें नई नियुक्तियां होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई। अदालत ने ये फैसला छात्रों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सुनाया। हालांकि समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों को ये राहत नहीं दी गई क्योंकि इन वर्गों में दोषी उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 31, 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की शर्त पर दिया गया। राज्य और आयोग को 31 मई 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 31, 2025 तक पूरी करनी होगी। राज्य और आयोग को 31 मई 2025 से पहले एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें विज्ञापन की प्रति शामिल हो। अगर इसमें कोई चूक होती है तो वर्तमान आदेश रद्द हो जाएगा। ये आदेश राज्य बनाम बैसाखी भट्टाचार्य मामले में दायर एक विधिक आवेदन पर सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेरफेर के कारण 2016 में नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण जो कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था।
अदालत ने उच्च न्यायालय की खोज को मंजूरी दी थी कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधार से परे बताया था। बात करते हैं हिट एंड रन मामले की। दरअसल हिट एंड रन मामले में जिम्मेदारी दुर्घटनाओं की तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाए जाने की मांग वाली हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में दाखिल अर्जी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, क्योंकि ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि कई दुर्घटनाओं में निश्चित यानी कि निर्धारित करना संभव नहीं है कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों में हताहत को समय से इलाज और उनको मुआवजा मिलने की घटती संख्या पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। अब तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता को लेकर दूसरा मुद्दा ये भी है कि बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, अब तक ये स्पष्ट नहीं है। जस्टिस अभय एस ओ की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश भर में लगातार विभिन्न कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित को तुरंत मदद नहीं मिलती है। ऐसे मामलों में जहां पीड़ित घायल नहीं होते बल्कि वाहन में फंसे रह जाते हैं। और कोर्ट की नाराजगी पर जवाब देते हुए एएसजी ने कहा है कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था। नियुक्तियों को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था, और लेकिन अब तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। एएसजी ने कहा है कि याचिकाकर्ता की मांग है कि ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जो कि दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करें। साथ ही दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी यानी कि दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल भी बनाया जाए। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में ये भी पता लगाना संभव नहीं होता है कि वास्तव में क्या हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को इस अर्जी पर जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम का प्रभाव यह है कि किसी व्यक्ति ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है और वह जुर्माना नहीं भरता है तो मामला उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करें ताकि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया है ताकि वे एक प्रोटोकॉल बना सके और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सके। बता दें कि एनएचएआई ने कोर्ट को बताया है कि उसने इस पहलू पर कार्य किया है और एक नोट दाखिल किया है जो हाईवे उपयोगकर्ता सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद कोर्ट ने एनएचएआई को निर्देश दिया है कि वह सड़क सुरक्षा पर आधारित ये नोट सभी राज्यों के परिवहन सचिवों को भेजे। एनएचएआई को 6 महीने के भीतर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा जिसमें उस प्रोटोकॉल के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी हो जो उन्होंने तैयार किया है, और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर कार्य करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एशियन न्यूज इंटरनेशनल या एएनआई की विकिपीडिया पेज पर मानहानि सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस उज्जवल भुयान की जस्टिस उज्जवल भूषण की पीठ ने एएनआई को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष फिर से अंतरिम राहत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। पीठ ने कहा है कि एक ऐसा आदेश होना चाहिए जो कार्यान्वयन योग्य हो। पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में स्पष्टता की कमी को रेखांकित करते हुए पूछा, झूठ क्या है और मान हानिकारक क्या है, ये कौन तय करेगा। पीठ ने आगे कहा कि एएनआई को विशिष्ट सामग्री के खिलाफ प्रार्थना के साथ एक नया आवेदन दायर करना चाहिए। एएनआई ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि विकिपीडिया अनाम उपयोगकर्ताओं को अपनी प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में मान हानिकारक बयान देने की अनुमति देता है। विकिपीडिया फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और एएनआई को फिर से
आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.